नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्योतिष आज तक पर। मैं आचार्य विजय सिंह हृदय की असीम गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। मित्रों, जब भी हम ज्योतिष के माध्यम से अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली में 3 चीज़ों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 1, कुंडली में ग्रहों की जन्मकालीन स्थिति कैसी है, अर्थात आप जन्म से कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों के योग लेकर पैदा हुए हैं। नंबर 2, आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। और तीसरा, ग्रहों का गोचर यानी कि ग्रहों का ट्रांजिट, अर्थात वर्तमान स्थिति में आपके ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही हैं, अर्थात इस समय में ग्रह नक्षत्र किस तरह का योग आपकी कुंडली में बना के बैठे हुए हैं और किस तरह से आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। तो आज हमारी इस वीडियो को बनाने का मुख्य विषय आपके तीसरे पॉइंट के संदर्भ में डिस्कशन करना है, अर्थात आपकी कुंडली में ग्रहों का जो गोचर है वह नक्षत्रों के अनुसार किस प्रकार से चलने वाला है। तो मित्रों, इस समय पे नक्षत्र में धीमी गति से चलने वाले ग्रह गोचर के दौरान आपकी कुंडली में किस प्रकार की स्थितियां बना के बैठे हुए हैं, जो कि हमारी आने वाले समय में बहुत ही सुनहरे अवसर हमें प्रदान करने वाले हैं, अर्थात बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ये हमारी कुंडली में लेके आ रहे हैं। और यह जो ग्रह गोचर ये स्थिति है यह किसी एक विशेष लग्न या राशि के लिए नहीं है, अपितु सभी लग्न और राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। किंतु कुछ विशेष सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है और कुछ विशेष उपाय आपको करने हैं ताकि इस गोचरीय फेरबदल के दौरान आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त हो सकें और आप इस गोचर काल में जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए अपेक्षा करते हैं उस पर आप अग्रसर हो सकें। तो आइए मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं गोचरीय चाल के संदर्भ में आपको कुछ विशेष तथ्य बताना चाहूँगा ताकि जब भी आप गोचर को देखें तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। सबसे पहले, अगर आप अपने आने वाले कल के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि मेरा आने वाला कल कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपको अपने गोचर में अपनी जन्म लग्न या जन्म राशि से चंद्रमा को देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अर्थात गोचर के दौरान आप चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखें। आपको देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, उससे आप अपने आने वाले कल को समझिए, क्योंकि चंद्रमा शीघ्र गति से घूमने वाले ग्रह हैं, यानी सिर्फ 2.25 दिन तक ही ये एक राशि में रहते हैं। और यदि आप आने वाले महीने के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि आपके आने वाला महीना कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप गोचर में अपनी जन्म लग्न या कुंडली से सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की गोचरीय स्थिति को अवश्य देखें, क्योंकि ये लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। खास करके सूर्य, बुध और शुक्र लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं और मंगल लगभग 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब यदि बड़े बदलाव की बात करें, यानी अगर आप अपने आने वाले साल के संदर्भ में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जन्म राशि या कुंडली से राहु, गुरु, शनि एवं केतु को देखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक एक ही राशि में रहते हैं, जहाँ शनि तो लगभग 2.5 साल तक एक राशि में ही रहते हैं। वहीं राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए रहते हैं और गुरु लगभग 13 महीने के लिए एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। तो अपना पूरे साल का प्रेडिक्शन देखते वक्त आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब भी मैं बात करूं आपको अपना गोचरीय प्रभाव देखना है तो वह आप हमेशा अपने जन्म लग्न और जन्म राशि से देखें। मित्रों, वहीं जन्म लग्न से अगर आपका गोचर बहुत अच्छा आ रहा है और जन्म राशि से आपका गोचर जो है वह इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस गोचर का आपको मीडियम प्रभाव मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर जन्म लग्न और जन्म राशि मतलब चंद्र राशि से अगर आपका गोचर दोनों ही से ही आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगर आपको अपना होने वाला गोचर जन्म राशि एवं जन्म लग्न से दोनों से ही कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। आपको इस गोचर के दौरान बहुत सावधानियां बरतनी है और कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ आप इस गोचर के दौरान अकस्मात आवेश में आकर ना करें। पूर्ण रूप से उसको जांच परख लें, उसका पूर्ण रूप से अवलोकन कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके बाद ही कोई फर्दर एक्शन आप अपने
इस गोचर के संदर्भ में लें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार की कोई द्वंद्व रहा हो इस संदर्भ में, तो आपका वह क्वेरी अवश्य क्लियर हो गई होगी, वह जिज्ञासा अवश्य क्लियर हो गई होगी, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जन्म राशि से गोचरीय प्रभाव देखते हैं, जिस कारणवश हम कहीं ना कहीं निराशा हमारे मन में आ जाती है अगर उस गोचर का प्रभाव हमें बहुत अच्छा नहीं मिल रहा होता। तो इसीलिए आपको लग्न से भी अपना गोचरीय प्रभाव देखना चाहिए, खास करके उन ग्रहों के लिए जो धीमी गति से चलते हैं, जो अगले 1 से 1.5 साल या 2 साल में आपको लंबे समय में आपको अपना प्रभाव देंगे। चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, गुरु, राहु, केतु और शनि, इनके गोचर से हमें अगले 1.5 साल में या अगले 2 साल में क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि हम इसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और इसमें बताए जाने वाले सभी उपाय, सावधानियों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अपने मन में किसी भी प्रकार की अगर कोई जिज्ञासा या किसी प्रकार का कोई द्वंद्व है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके कमेंट का एक संतोषप्रद जवाब आपको दें और उससे संबंधित कोई विशेष उपाय अगर आपको करना है तो उसके संदर्भ में भी आपको कमेंट में डालें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मित्रों, मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में होने वाले कोई भी गोचरीय परिवर्तन एवं आपकी राशि के या लग्न के प्रेडिक्शन के संदर्भ में आपको नई जानकारियाँ, कोई अपडेट्स तुरंत प्राप्त होते रहें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं अपनी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्थान पर 3 नंबर लिखा है या आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी चंद्रमा है वहाँ 3 नंबर लिखा है, तो यह गोचर आप अपनी लग्न कुंडली या अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राहु, केतु, गुरु और शनि, इनका 2023 से 2025 मिड तक आपकी कुंडली में या आपकी राशि में किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। क्या यह आपका भाग्योदय करेंगी या आपको इस गोचर के दौरान बहुत संभल कर रहना है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में आ गए हैं, गुरु जो कि ऑलरेडी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनि जो कि ऑलरेडी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु जो कि कन्या राशि में गोचर कर गए हैं 30 अक्टूबर को। तो अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते थे कि 30 अक्टूबर तक आपकी कुंडली में मेष राशि में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ था, जो कि 30 अक्टूबर को खत्म हो गया है। 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में गोचर कर गए हैं और केतु जो कि तुला राशि से कन्या राशि में गोचर कर गए हैं। तो आज इन चारों ग्रहों के संदर्भ में ही हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके राशि और कुंडली में इनका क्या रिजल्ट रहने वाला है, इसी के विषय में आगे बात करते हैं। मित्रों, इस वीडियो को देखने के दौरान बस आपसे हमारा एक निवेदन अवश्य रहेगा कि वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन चूँकि आपके अगले 2.5 साल का प्रेडिक्शन हमारी तरफ से किया गया है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा। देखिए मित्रों, 30 अक्टूबर तक आपकी अगर हम बात करें राशि की, तो आपकी कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल दोष बन रहा था, जहाँ 30 अक्टूबर तक एक तरफ राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठे थे, वहीं दूसरी ओर केतु आपकी कुंडली के 5वें भाव में विराजमान थे। अब गुरु जो कि 11वें भाव में राहु के साथ बैठकर गुरु चांडाल दोष बना रहे थे, वहीं शनि आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो 30 अक्टूबर को जब राहु ट्रांजिट करके आपकी कुंडली के 10वें भाव में आ गए, तो यह गुरु चांडाल दोष खत्म हो गया। वहीं शनि भी अब 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो मार्गी होने से शनि जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि शनि जिनको भाग्य का स्वामी माना जाता है, वह आपकी कुंडली के भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं और अपने ही भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठकर यहाँ आपके भाग्य से संबंधित सारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं जो शनिदेव हैं उन्हें कर्म का देवता भी कहा गया है। तो जब ये भाग्य के स्थान में बैठते हैं तो ये धीरे धीरे आपके भाग्य को प्रबल करते हैं, यानी कि इस 2.5 साल के अंतराल के दौरान 17 जनवरी 2023 से और 2025 मई तक शनि यहीं पर विराजमान रहेंगे। धीरे धीरे ये आपके भाग्य में बहुत वृद्धि कर देंगे और अंत में जाते जाते ये आपके सारे कार्य बनाते हुए चले जाएंगे। अब शनि जबकि आपके 9वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से
आपकी कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि संघर्ष का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर किसी भी कार्य को शुरू करने के दौरान शनिदेव आपको थोड़ा सा संघर्ष अवश्य देंगे, लेकिन उन संघर्षों के पश्चात आपको शनिदेव यहाँ पर सफलता अवश्य प्रदान करेंगे। मित्रों, देखिए, कुंडली में बड़ा सिंपल सा देखा जाता है कि लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके संघर्षों का सही परिणाम या सही फल प्राप्त नहीं हो रहा, या उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। आपके साथ यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। चूँकि शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो संघर्ष जो आप करेंगे उस संघर्ष का आपको पूरा परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य आपका वहाँ पर अवश्य साथ देगा। तो इस 2.5 वर्ष के दौरान आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उस कार्य को संपूर्ण कराने में और सफल करने में आपका भाग्य का पूर्ण रूप से साथ रहेगा। एक बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अकर्मण्यता को शनिदेव पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको आपके भाग्य का जो फल प्राप्त होना चाहिए या भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए, वह आपको उस केस में नहीं मिल पाएगा और आप उस फल से वंचित रह जाएंगे जिस फल की आप अपेक्षा इस 2.5 साल के दौरान कर रहे हैं। अब चूंकि ये आपके भाग्य भाव में या धर्म भाव में बैठे हैं, तो धर्म के प्रति आपकी इस 2.5 साल के दौरान आस्था अवश्य बढ़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई धार्मिक यात्रा अपने परिवार के साथ अवश्य करें। और आपके पिता का आपको साथ मिलना यहाँ पे अभी शुरू हो जाएगा। अगर आपके पिता के साथ आपके थोड़े बहुत कॉन्ट्रडिक्शन चल रहे थे जब शनि वक्री थे, तो अब आपके पिता आपकी जो भी भविष्य के प्रति विचारधारा होगी या आपका जो भी दृष्टिकोण होगा अपने कार्य को लेकर या पारिवारिक मतों को लेकर, वहाँ पर आपको आपके पिता का सहयोग अवश्य दिखाई देगा। ताकि ऐसा हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपका थोड़ा सा मनमुटाव बन जाए, लेकिन आपके लिए अगर बात की जाए पर्सनली, तो आपके लिए यह योग बहुत अच्छा रहने वाला है। 2.5 साल के दौरान आप शत्रुओं का दमन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। भाग्य भाव में बैठकर शनि की दशम दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर, जो कि रोग ऋण शत्रुओं का भाव माना जाता है, इस पर पड़ेगी। तो आप अवश्य ही अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे। आप अगर किसी प्रकार के ऋण से या कर्ज इत्यादि से जूझ रहे थे या परेशान थे जो आप नहीं उतार पा रहे थे, इस 2.5 साल में शनिदेव आपके सारे कर्ज से आपको मुक्त करा देंगे। और किसी प्रकार के ऐसे रोग से जिससे आप पीड़ित थे, उस रोग में भी आपको आराम मिलेगा। अगर कोई शुगर या इस तरह का कोई असाध्य रोग है जो ठीक नहीं होता है, उसमें भी आप पाएंगे कि आप काफ़ी हद तक आपको आराम महसूस होगा। इस 2.5 साल के दौरान शनि के भाग्य भाव में आने की वजह से आपको अपनी आमदनी में वृद्धि होती हुई अवश्य नजर आएगी। और उस आमदनी के चलते आप पे चल रहे ऋण या किसी प्रकार के अगर आप कर्ज तले दबे हुए हैं, तो उस कर्ज पे आप पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब अगर आगे बढ़ें, देखें राहु की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में। तो राहु आपकी कुंडली के दशम भाव में 30 अक्टूबर को आ गए हैं। अब देखिए, दशम भाव के लिए बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि राहु जिसका 10 में, दुनिया उसके बस में। यहाँ बैठकर राहु आपको कार्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, एक सोचने की नई क्षमता, या ये कह सकते हैं कि एक बिल्कुल विभिन्न दृष्टिकोण से आप दुनिया को देख पाएँ, इस तरह की ऊर्जा आपको यहाँ बैठकर राहु प्रदान करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, राहु येन केन प्रकारेण, या ये कह सकते हैं शाम दाम दंड भेद से अपने कार्य को सिद्ध कराने के लिए पूरा बल लगा देते हैं। यहाँ बैठकर राहु आपको आपके कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता दिलाने के लिए अपना पूरा जोर अवश्य लगाएंगे। अब यहाँ बैठकर राहु आपके जो लक्ष्य होंगे उनके प्रति आपको और सजग कर देंगे, या और मजबूती से आपका दृढ़ शक्ति को मजबूत कर देंगे। और आप कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में पाएंगे कि जो चीज़ें आपने लक्ष्य स्वरूप अपने लिए निर्धारित की थी, आप उनको फलीभूत करते जा रहे हैं, या सार्थक या चरितार्थ करते जा रहे हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं या किसी प्रकार की आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो आप अपने पूरे जोश और खरोश के साथ अब नौकरी की तलाश करेंगे और आपको नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी भी। और वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण हो रहा है, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं अपना ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट के साथ 100% अपना आउटपुट दे पाएंगे। तो कुल मिला के देखें तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती हुई नज़र आएगी। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय सिद्ध होने वाला है। अगर देखें तो ऐसे व्यक्ति जिनके कार्य क्षेत्र में बहुत सारा भागदौड़ काम होता है, या मार्केटिंग के फील्ड में जॉब करते हैं, या आपका कार्य ऐसा है, व्यवसाय ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपके लिए यह बहुत ही उत्तम योग बनकर सामने आया है। आप पाएंगे कि आपके जो रास्ते हैं वो आपके पहुंचने से पहले प्रशस्त हो जाएंगे। आपको अपने रास्ते अपने पहुंचने से पहले खुलते हुए नजर आएंगे। और इस कार्यकाल के दौरान, इस अंतराल के दौरान आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि आप नए कार्य में अवश्य हाथ आजमाएंगे और आप
इनकम के नए नए सोर्स अवश्य आप इस समय में क्रिएट कर पाएंगे। अब वहीं एक और अगर प्रकाश डालें तो गुरु जो कि आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसा मैंने बताया कि आपके रास्ते प्रशस्त होते जाएंगे, अर्थात आपके जो रास्ते बनेंगे उन रास्तों को तो मजबूती मिलेगी ही मिलेगी, साथ में उन रास्तों से जो लाभ की आप अपेक्षा कर रहे हैं वह लाभ आपको यहाँ पे गुरु अवश्य कराएंगे। अब गुरु जो कि नैसर्गिक रूप से आपके आय के कारक भी माने जाते हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये ऐसा हो जाता है जैसे सोने पे सुहागा। तो ये स्वाभाविक सी बात है, आपको यहाँ पे जो परिणाम गुरु की सहायता से प्राप्त होंगे 11वें भाव में बैठने के कारण, वह बिल्कुल ही अतुलनीय होंगे। और मित्रों, अगर आप किसी भी तरीके से ये प्लान कर रहे हैं कि आपको अपना परिवार बढ़ाना है, या आप फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं, या परिवार बढ़ाने में या परिवार में नया मेहमान लाने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो चूँकि गुरु यहाँ बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, और पंचम भाव जो कि संतान का भाव माना जाता है, तो अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। मई 2024 तक गुरु आपके यहाँ पर विराजमान रहेंगे, तो इससे पहले अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ समय है। अब ऐसे जातक जो कि विवाह की तैयारी कर रहे हैं, या अपने लिए रिश्ता इत्यादि देख रहे हैं, या जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा योग यहाँ बन रहा है, क्योंकि गुरु 11वें भाव में बैठकर आपकी कुंडली में अपनी नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का माना जाता है, तो आपके लिए यहाँ पे विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है। मई से पहले अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, मई की शुरुआत तक गुरु जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो अगर आप शादी की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह का योग यहाँ बहुत अच्छा बन रहा है। बात करें अगर केतु की, तो केतु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और चतुर्थ भाव में बैठकर केतु की जो नवम दृष्टि है वह आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग विदेश इत्यादि जाने का प्लान कर रहे थे, या वीज़ा उनका नहीं बन पा रहा था, उनके लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो आपकी PR अगर आप अगर अपेक्षा कर रहे थे, या आप उम्मीद कर रहे थे आपको विदेश जाना है और आपका वीज़ा नहीं बन पा रहा था, तो आपके लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। मित्रों, यही रहे आपकी कुंडली का विश्लेषण। बस अगर बात करें उपायों की, तो शनि जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि इनकी दृष्टि आपके कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष आपके जीवन में जो बनेगा, उससे आसानी से बाहर निकलने के लिए आपसे प्रार्थना रहेगी कि प्रयास करें कि आप हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाएं, और हर मंगलवार एवं शनिवार को आप हनुमान मंदिर जाकर प्रयास करें कि आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य भेजें। हम ऐसे ही हर महीने आपके लिए आपकी कुंडली से संबंधित अपडेट्स लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।